जय हिंद ऑल ऑफ यू। फिर से स्वागत है आपका द साइंस पार्क ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। आज हम लोग लास्ट लेक्चर, जो पहला लेक्चर हम लोगों ने पढ़ा था, उसमें स्टार्ट किया था यूनिट नंबर फर्स्ट, चैप्टर नंबर फर्स्ट, यूनिट फर्स्ट का चैप्टर नंबर फर्स्ट इलेक्ट्रिक फील्ड और चार्ज से रिलेटेड हम लोगों ने डिस्कस किया था। उसी को आगे बढ़ाते हुए हम लोगों ने नया कंटेंट लिया है, वो है विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से ही नया कंटेंट हम लोग पढ़ने वाले हैं बेटा। उसमें हम लोग डिस्कस करेंगे क्या क्या पढ़ने वाले हैं, वो एक थोड़ा सा मैंने यहाँ पर कैलकुलेट लिया है। एक विद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, कैसे विद्युत क्षेत्र कार्य करता है, कैसे होता है विद्युत क्षेत्र। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, बहुत इंपॉर्टेंट पोर्शन जो है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में आगे हम लोग पढ़ने वाले हैं। आज का सेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है फॉर 12th पर्पस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विद्युत क्षेत्र क्या है? क्षेत्र मतलब एक रीजन होता है, एक फील्ड होता है, उसी को क्षेत्र कहा जाता है। तो क्या होता है विद्युत क्षेत्र, जिसे हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड कहेंगे। इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है सर, उसके बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए, डिफाइन किया है किसी बिंदु के आसपास का वह क्षेत्र। मान लो एक बिंदु है, इसके आसपास का वह क्षेत्र जहां किसी अन्य आवेश को लाने पर वो या तो आकर्षण करेगा या तो प्रतिकर्षण, क्योंकि हम लोग आवेश में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि आवेश जो होता है वो सजातीय और विजातीय आवेश के गुण हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर सजातीय है तो प्रतिकर्षण करेगा, विजातीय है तो क्या करेगा, आकर्षण की प्रकृति को शो करेगा, लेकिन शो जरूर करेगा। तो वह क्या कहलाता है, वह क्षेत्र क्या कहलाता है, विद्युत क्षेत्र कहलाता है। इसमें एक नया पॉइंट ऑफ व्यू मैंने लिया है, विच इज विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जिसे इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कहा जाता है। इंटेंसिटी, ठीक है। तो एकांक आवेश पर, एक छोटा सा एकांक आवेश है, उस पर अगर हम लोग कुछ बल लगाते हैं तो उसी को तीव्रता कहा जाता है। तो एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र लगाया गया बल जो है वो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मैंने लास्ट लेक्चर में आपको बोला था कि ई जो है विद्युत क्षेत्र जो है उसके बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे, तो वही यहाँ पर बात कर रहे हैं। ई बराबर F/Q, एकांक आवेश पर लगाया गया बल विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मात्रक की बात करें तो बल का मात्रक न्यूटन होता है और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। तो ये हो जाएगा न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। फिर हम लोग डिस्कस करें एसआई मात्रक क्या है सर, तो एसआई मात्रक न्यूटन अपॉन कूलाम हो जाएगा। सीजीएस मात्रक हो जाएगा डाइन अपॉन, चूंकि न्यूटन जो है वो एसआई है, सीजीएस पद्धति में इसका मात्रक क्या होता है, डाइन होता है। तो डाइन अपॉन क्या हो जाएगा, स्थिर कूलाम हो जाएगा। विमीय सूत्र जो है वहाँ यहाँ एक इंपॉर्टेंट रोल रखता है विमीय सूत्र। तो विमीय सूत्र को हम लोग समझे। विमीय सूत्र मुझे बनाना है, एक्चुअल में आप लोगों ने इसे बहुत अच्छे से 11th में समझा है, तो आप बना भी सकते हैं। कैसे बनाना है वो मैं आपको बता देता हूँ। फॉर्मूला है हमारा E बराबर F/Q, ये मेरा फॉर्मूला है। विमीय सूत्र बनाना है सर, तो पहले मुझे आवेश का विमीय सूत्र पता होना चाहिए। तो आवेश के विमीय सूत्र के लिए आवेश बराबर क्या होता है, धारा गुणा समय, ये पढ़ा है। मतलब Q बराबर क्या होता है सर, IT होता है। धारा का विमीय सूत्र होता है A, और टाइम के लिए क्या लिखते हैं, T। ध्यान रखिएगा, धारा के लिए हम लोग लिखते हैं एम्पियर A लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर विमीय सूत्र की हम लोग बात करें तो E बराबर हो जाएगा, बल का क्या होता है M1 L1 T-2, और अपॉन में आवेश का क्या होता है AT। जो टर्म अपॉन में है प्लस की ऊपर जाएगी माइनस की हो जाएगी, तो E इज इक्वल टू हो जाएगा M1 L1 T की पावर, ये माइनस का 1 ऊपर जाएगा तो -3 हो जाएगा, A की पावर -1 हो जाएगी, विच इज आवर डायमेंशनल फॉर्मूला, या डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। ओके, चलो नेक्स्ट है विद्युत द्विध्रुव क्या होता है। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हम लोग समझ चुके हैं। विद्युत द्विध्रुव क्या होता है, एक ऐसा अरेंजमेंट जिसमें हम लोग दो सेम चार्ज, सेम मतलब जिसका मैग्नीट्यूड सेम हो, मतलब अगर एक 3 कूलाम का है तो दूसरा आवेश भी, दूसरा चार्ज भी 3 कूलाम का होगा, उसे हम लोग बोलेंगे सेम चार्ज, है ना। और अगर हम बात करें कि विपरीत, समान तथा विपरीत, तो परिमाण समान रहेगा, मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, लेकिन अगर दिशाएं विपरीत है तो दिशा के लिए हम लोग बात करें तो दिशा क्या होगी, अगर एक माइनस का है तो दूसरा प्लस का होगा गाइस। तो
एक ऐसा निकाय जिसमें दो आवेशों को जिनके परिमाण बराबर मतलब समझ में आया, परिमाण दोनों के बराबर, एक 3 का है तो दूसरा भी कितना होगा, 3 कूलम का ही होगा, तथा विपरीत हो मतलब किसकी बात कर रहा है, दिशा की बात कर रहा है। दिशा किसको शो करेगी, प्लस और माइनस को शो करेगी, उन्हें अल्प दूरी पर रखा जाए। यहाँ ये बात समझिएगा, ऐसा अरेंजमेंट जिसमें समान परिमाण तथा विपरीत आवेशों को एक अल्प दूरी मतलब बहुत कम डिस्टेंस पर रखा जाए, तो एक ऐसा निकाय जो होता है उसी को विद्युत द्विध्रुव या इलेक्ट्रिक डायपोल कहा जाता है। डायपोल वर्ड जो है, डाय मीन्स 2, ओके, पोल मीन्स ध्रुव, तो लिखा है अरेंजमेंट बना हुआ है, एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू को अल्प दूरी जो होती है ये स्टैंडर्ड दूरी है जिसे बोला है 2a। अगर क्वेश्चन बनता है कि एक द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, द्विध्रुव की सामान्य लंबाई की बात करें तो द्विध्रुव की सामान्य लंबाई जो होती है वो होती है बेटा 2a। अगर बोले कि एक आदर्श द्विध्रुव की लंबाई कितनी होती है, तो चूंकि अल्प की बात हुई है तो आदर्श की कितनी होगी, 0 होगी, आइडियल डायपोल। नेक्स्ट लिखा है इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा स्टूडेंट्स, सारी जो टर्म्स हैं वो पिछली टर्म्स को रिलेट करेगी, तो हमें शुरुआत से पूरा पढ़ना पड़ेगा। विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है, इसका बहुत बड़ा रोल होने वाला है आगे जो हम लोग क्वेश्चंस पढ़ेंगे उसमें। कोई एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई, कोई भी एक आवेश, जो अरेंजमेंट अभी मैंने बनाया था बेटा, अरेंजमेंट में था एक माइनस क्यू एक प्लस क्यू था, चूंकि परिमाण समान है तो कोई सा भी आवेश ले लीजिए, तथा द्विध्रुव की लंबाई कितनी थी, 2a। तो कोई एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई के गुणनफल को क्या कहा जाता है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहा जाता है। इसे P से दर्शाते हैं, कैपिटल P, तो फॉर्मूला बन जाएगा P बराबर Q इंटू 2a। यहाँ रोल हो जाता है इसका मात्रक और इसका विमेय सूत्र इंपॉर्टेंट। तो ऐसा ही मात्रक क्या हो जाएगा, चूंकि आवेश है, Q क्या है आवेश, तो उसका हो जाएगा कूलम, 2a एक लंबाई का होता है मीटर, कूलम इंटू मीटर। CGS मात्रक, CGS स्थित कूलम इंटू क्या हो जाएगा, मीटर का क्या हो जाएगा, सेंटीमीटर। विमेय सूत्र की बात करें तो यहाँ पर दिख रहा है आपको क्या है, आवेश का होता है 80 और लंबाई है तो क्या हो जाएगा L, तो इसलिए हो जाएगा 80L। एक 8 क्या है, नोट कि एक द्विध्रुव की आदर्श लंबाई, एक आदर्श द्विध्रुव की लंबाई जो होती है वो क्या होती है बेटा, 0 होती है। नेक्स्ट, एक न्यूमेरिकल विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण पर बेस्ड है, कई बार ऑब्जेक्टिव्स में पूछा जाता है। यदि दो आवेश दिए हुए हैं, एक +3 मिलीकूलम तथा -3 मिलीकूलम। एक बात ध्यान रखिएगा, जब विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बात होगी तो क्वेश्चन को हम लोगों को चेक करना होगा। क्वेश्चन चेक करने का तरीका यह है कि दोनों ही आवेश समान होना चाहिए। दूसरी बात, आवेशों की जो प्रकृति है वो विपरीत होना चाहिए, मतलब एक माइनस का है तो एक किसका होना चाहिए, प्लस का, और जो दूरी दी हुई होगी वो क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए, मतलब अल्प दूरी होना चाहिए। अल्प दूरी कितनी दी है, 0.1 मीटर पर रखा जाए तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की गणना कीजिए। दिया क्या है, पहले तो जो गिवन टर्म है हम उसकी बात कर ले। तो दिया है सर हमारे पास दो आवेश, एक आवेश मैंने मान लिया Q बराबर कितना है, +3 मिली कूलम। तो पहली बात तो ये कि सर इसको मिली को चेंज करना पड़ेगा, मिली में क्या हो जाएगा, 10 की पावर -3। दूसरा आवेश जो दिया है Q1 Q2, हम लोग अगर बात कर ले, एक -3 मिली कूलम दिया हुआ है, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3 × 10⁻³ इससे कोई फर्क नहीं पड़ता अगर आप Q1 Q2 नहीं भी लेंगे, क्योंकि हम लोग कोई भी एक आवेश तथा द्विध्रुव की लंबाई का गुणनफल लेते हैं। तो द्विध्रुव की जो लंबाई है वो क्या गिवन है वो बात कर लीजिए। सर द्विध्रुव की लंबाई जो है, द्विध्रुव की लंबाई मतलब किससे शो करेंगे उसको, 2a, पूरी टर्म लेंगे, ध्यान रखिएगा 2a इज इक्वल टू कितना है सर, 0.1 मीटर है। सर मीटर में क्या चेंज कर सकता हूँ, नहीं सर, मीटर स्टैंडर्ड यूनिट ही है, इसको इसी तरीके से रखेंगे। हमें निकालना क्या है, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण फाइंड करना है। तो विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या फॉर्मूला हो जाएगा, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण सर हो जाएगा P बराबर Q इंटू 2a। चलिए कोई आवेश एक रख दीजिए, कोई सा भी रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 × 10⁻³ इंटू 2a की वैल्यू कितनी है सर, 0.1 है। सर 0.1 को मैं क्या लिख सकता हूँ, अगर मैं चाहूँ तो इसको पॉइंट हटा के 10 लिखूंगा, मतलब इसको मैं लिख सकता हूँ सर क्या, P इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ इंटू सर लिख सकता हूँ 10⁻⁻1। इसलिए ऐसा चेंज किया सर क्योंकि 10 की पावर में हमें वैल्यूज गिवन है।
सॉल्व कर लीजिए। सॉल्व करेंगे तो P इज इक्वल टू मिल जाएगा 3 इंटू 10 की पावर -4 मिल जाएगा। पावर्स बेस सेम है, पावर्स ऐड हो जाएगी। और यूनिट लिखना मत भूलिएगा, कूलम इंटू मीटर। तो P इज इक्वल टू मिल गया 3 इंटू 10 की पावर -3 4 कूलम इंटू मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी बिंदु आवेश के कारण या एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। अगर विद्युत क्षेत्र में कोई बिंदु आवेश है तो उसके कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। चलिए देखते हैं कैसे इसको सॉल्व करेंगे। एक डेरिवेशन टाइप क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करना है हमें। हमने मान लिया 2 बिंदु मान लिए, क्योंकि इसके लिए हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। एक बिंदु आवेश के कारण हमने 2 बिंदु मान लिए, एक मान लिया मैंने A, एक मान लिया B। जिन पर आवेश, तो मैंने एक पर मान लिया Q आवेश है, एक स्मॉल q और एक क्या मान लिया मैंने कैपिटल Q। कितनी दूरी पर रखे हैं, तो सर हम लोगों ने इसको रखा हुआ है r दूरी पर। कितनी दूरी पर रखा है सर, r दूरी पर। लिखा है माना कि 2 बिंदु A व B है जिन पर आवेश Q तथा Q है, Q तथा Q है, और कितनी दूरी पर स्थित है, r दूरी पर स्थित है। हमें निकालना है कि एकांक आवेश के कारण, किसी एक भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। मान लो हम किसी भी आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के निकालते हैं, तो किसी बिंदु के लिए हम लोग पढ़ चुके, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, हम लोगों ने पढ़ा है सर, E बराबर होता है F/Q। ठीक है, E बराबर होता है F/Q। सर हमें पहले क्या है, तो यहाँ हमें पहले बल पता होना चाहिए कि बल कितना होगा। पहले तो हमें बल, तो चूंकि 2 आवेश है कुछ दूरी पर स्थित है, तो इस पर कौन सा बल लगेगा, तो 2 आवेशों के मध्य बल निकालने के लिए कौन सा नियम है, कूलम के नियम से। कूलम का नियम हम लोगों ने पढ़ा है। कूलम के नियम से 2 बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला बल, या 2 आवेश अगर अल्प दूरी पर स्थित है कितना बल लगेगा, तो कूलम के नियम से बल बराबर हो जाएगा, बल F बराबर हो जाएगा K Q1 Q2 मतलब QQ अपॉन क्या हो जाएगा R²। Q1 Q2 की जगह मैंने एक स्मॉल q और एक कैपिटल Q ले रखा है बेटा। तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, इसको आगे सॉर्ट आउट करें तो F इज इक्वल टू हो जाएगा, K का वैल्यू SI सिस्टम में 1/4πε0 QQ अपॉन क्या हो जाएगा R²। आप चाहें तो इसको इक्वेशन फर्स्ट दे सकते हैं, ये हो गया आपका इक्वेशन सेकेंड। अब बल हमें मिल गया है, बल का वैल्यू किस में रख देंगे, इक्वेशन फर्स्ट में। तो समीकरण 1 में F का मान रखने पर चलिए समीकरण 1 में F का मान रखिए, तो E बराबर हो जाएगा, F का पूरा मान उठाकर रखूंगा मैं 1/4πε0 QQ अपॉन R²। इस पूरे के अपॉन में है सर एक Q, Q से Q कैंसिल हुआ, ठीक है, अपॉन टर्म है, तो बचेगा क्या, E का वैल्यू एक बच जाएगा, वो बचेगा E इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन R²। चूंकि यूनिट हम लोगों ने पढ़ी थी न्यूटन अपॉन क्या होती है, कूलम। तो ये हमारे पास वैल्यू निकल के आएगी। एकांक आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है, 1/4πε0 Q/R² न्यूटन अपॉन कूलम। इसका यूज आगे होगा, देखिएगा। नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के कारण अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में, अक्षीय या अनुदैर्ध्य स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऐसे क्वेश्चन आगे भी, एक क्वेश्चन आगे चुंबकीय क्षेत्र में भी एज इट इज आएगा, यहाँ समझ लोगे तो वहाँ दिक्कत नहीं आएगी बेटा। तो पहली बात तो ये कि अक्षीय स्थिति क्या होती है, इसको थोड़ा सा मैं आपको समझा दूँ, एक्सप्लेन कर दूँ कि अक्षीय स्थिति किसे कहेंगे या निरक्षीय स्थिति। 2 चीजें हम लोग पढ़ेंगे, अक्षीय और निरक्षीय। तो पहले हम लोग थोड़ा सा इसको बहुत अच्छे से एक्सप्लेनेशन में पढ़ लें, समझ ले कि क्या होती है अक्षीय और क्या होती है निरक्षीय। द्विध्रुव के कारण बोला है, तो पहले तो मैं एक द्विध्रुव अरेंजमेंट बना देता हूं। ये सर हो गया द्विध्रुव। द्विध्रुव में क्या होता है, तो हम लोगों ने पढ़ा है कि एक -q आवेश एक +q आवेश, दोनों को अल्प दूरी कितनी मान ली सर, अल्प दूरी हो गई 2a पर रखा जाए, तो ये द्विध्रुव का अरेंजमेंट है। द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति, तो द्विध्रुव का केंद्र हमने मान लिया O है। इस केंद्र O से अगर अक्षीय स्थिति की बात होती है, तो उसी स्थिति में एक पॉइंट कोई बिंदु P रखा हुआ है, वहां पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अगर निरक्षीय होता तो
एज इट इज इस तरीके से हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, निरक्षीय स्थिति अगर बात होती है तो यहाँ पर निरक्षीय स्थिति जस्ट इसके परपेंडिकुलर होती है बेटा, उसे हम लोग निरक्षीय स्थिति बोलते हैं। लेकिन अक्षीय स्थिति की बात हो रही है तो जिस अक्ष पर विद्युत द्विध्रुव को रखा हुआ है उसी अक्ष पर हमें बिंदु P कंसीडर करना है और वही हमें निकालना है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वहां से हम लोग इसे समझ सकते हैं। तो अक्षीय और निरक्षीय में आपको अंतर समझ में आ गया होगा। अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इसके लिए मैंने आपको अरेंजमेंट बना के दे रखा है। कैसे अरेंजमेंट है देखिए, ये बना हुआ है अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए एक अरेंजमेंट बना के मैंने दे रखा है। कैसा बना हुआ है देखिए, ये एक AB हम लोगों ने मान लिया एक द्विध्रुव है जिस पर आवेश एक को दिख रहा है -Q, एक +Q आवेश है और जो है वो दूरी कितनी है, तो दूरी की अगर हम लोग बात करें तो दोनों की जो बीच की दूरी कितनी है 2 है। अगर दोनों 2 है, हमने इसे O मान लिया, इसका सेंटर कितना है O सेंटर है। O सेंटर अगर दूरी टोटल O 2A है तो अगर सेंटर O है तो इतनी आधी कितनी हो जाएगी A और ये भी कितनी हो जाएगी A। इस 2A से R डिस्टेंस पर कोई पॉइंट हम लोगों ने मान लिया P। तो चूंकि 2 आवेश है, एक -Q और एक +Q, तो जिसके कारण तीव्रताएं भी कितनी लगेगी 2। +Q आवेश के कारण फॉरवर्ड डायरेक्शन में, जो कि हम लोगों ने मान लिया E1, ये दिख रहा है आपको, और -Q आवेश के कारण रिवर्स डायरेक्शन में दिशा विपरीत हो जाएगी। चूंकि हम लोगों ने दिशा से ही प्लस को कंसीडर किया है तो दिशा विपरीत हो जाएगी, 2 फर्क करेगी E1 और E2। फिर इनके हम परिणाम मीन्स रिजल्टेंट निकालेंगे तब हमें सॉल्यूशन मिलेगा। तो ये जो अरेंजमेंट है इसको आप लोग थ्योरी ये मैंने आगे लिख रखी है। माना एक विद्युत द्विध्रुव A व B जिस पर क्रमशः -Q तथा +Q आवेश आरोपित है तथा दोनों आवेशों के बीच की लंबाई कितनी है 2A है। यदि विद्युत द्विध्रुव का केंद्र O हो, O केंद्र माना है हमने, तब OA और OB दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी A हो जाएगी, क्योंकि सेंटर 2A को 2 पार्ट में बेटा अलग अलग डिवाइड कर देगा। ओके, हमें द्विध्रुव आघूर्णन के कारण क्या निकालना है, अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदु P पर ज्ञात करनी है। तो विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी, जो कि कहाँ स्थित है, विद्युत द्विध्रुव के केंद्र O से R दूरी पर स्थित है। हम एक चीज जानते हैं, सॉल्यूशन में स्टार्ट कर रहा हूं। हम जानते हैं, जो अभी मैंने इसके पहले जस्ट प्रूफ किया है कि किसी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होती है सर, हम लोगों ने पढ़ा है E बराबर होती है सर 1/4πε0, Q बाय कितनी होती है R², मतलब जो भी डिस्टेंस है वो, ये बिंदु आवेश के कारण होती है। लेकिन हम लोगों के पास 2 बिंदु आवेश है, एक B पर है और एक A पर है, एक प्लस है एक माइनस है, फिर उनकी दूरियों की डिस्कस करेंगे। तो पहले हम लोग बिंदु B पर बात कर लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तब बिंदु B पर +Q आवेश के कारण तीव्रता या विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, तो मैंने मान लिया इसको फॉरवर्ड डायरेक्शन में E1 है, E1 कंसीडर कर लिया। तो क्या होगा सर, पहले कांस्टेंट वैल्यू तो वही आएगा 1/4πε0। आवेश +Q है तो Q रख देंगे, प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अपॉन में डिस्टेंस, तो +Q आवेश के कारण कहां से कहां तक की डिस्टेंस आएगी, तो O से +Q आवेश के कारण ये जो B है, B से कहां तक आएगा, P तक, B से P तक, मतलब यहां से यहां P से कितनी दूरी पर, P बिंदु पर हम लोग बात कर रहे हैं, तो P से कितनी दूरी पर है इफेक्टिव, तो PB का स्क्वायर क्या आ जाएगा डिस्टेंस में मेरी, PB का स्क्वायर, PB का स्क्वायर ये डिस्टेंस है। सर PB का वैल्यू तो गिवन नहीं है, PB का वैल्यू तो गिवन नहीं है, कहीं से कहीं तक PB मतलब मुझे डायरेक्टली ये तो नहीं पता है। लेकिन अगर मैं पूरे टर्म में से इतना माइनस कर दूं, क्या मतलब सर, पूरे टर्म मतलब PB में से OB को माइनस कर दूं तो ये वाला वैल्यू निकल के आ जाएगा। ये पूरा वैल्यू समझिए, ये पूरा वैल्यू है, ये O है, ये B है, ये P है, हमें चाहिए ये वाला वैल्यू। अगर इस पूरे में से इतना माइनस कर दूं तो ये वाला वैल्यू बच जाएगा। इसी तरीके से हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। तो PB स्क्वायर लिखा है तो E1 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 Q अपॉन PB को मैंने क्या बोला, क्या लिखना है, PO - OB
का होल स्क्वायर मॉडिफाई कर दिया। चलिए क्या है ये वैल्यूज हमारे पास, तो E1 इज इक्वल टू 1/4πε0 Q अपॉन पी ओ की वैल्यू कितनी है, तो O से P बिंदु की दूरी कितनी रखी है हम लोगों ने R, O से B की वैल्यू जो है दो बार पार्ट में डिवाइड करने पर क्या होगी -a का स्क्वायर, तो ये हमें मिल गई पहली इक्वेशन। ये बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकली है। अब इसी प्रकार बिंदु A पर बिंदु ए पर कौन से कारण, किसके कारण, -q आवेश के कारण बेटा। यहाँ पर -q आवेश, क्योंकि बिंदु ए पर -q आवेश है, -q उपस्थित है, तो बिंदु ए पर -q आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी हो जाएगी, तो फॉर्मूला होगा, तो यहाँ हम लोग किसे रिप्रेजेंट करेंगे, E2 से। कांस्टेंट टर्म वैसे ही रहेगी 1/4πε0, क्या हो जाएगा q अपॉन, चूंकि नेगेटिव है तो -q लिख दीजिए, -q अपॉन क्या हो जाएगा, -q अपॉन वैल्यू जो हो जाएगी क्या हो जाएगी, -q अपॉन p से कहां तक जा रहे हैं, a तक, तो pa का स्क्वायर हो जाएगा। इसका भी वैल्यू मेरे पास पक्की वैल्यू नहीं है, इसे मुझे चेंज करना पड़ेगा, तो 1/4πε0 ये हो जाएगा -1/pa को चेंज करके बताइए सर क्या लिखूं मैं, pa को चेंज करने के लिए पहले p से o तक की वैल्यू है प्लस में इतना जोड़ दो, इसमें इतना जोड़ देंगे तो हमें ये वैल्यू मिल जाएगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं, PO प्लस OA, PO प्लस OA का होल स्क्वायर, ये -q एज इट इज रहेगा। आगे E2 इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 -q अपॉन में PO जो है वो कितना वैल्यू है, चूंकि हम लोगों ने सेंटर से इसे बिंदु P तक का वैल्यू माना था, OA जो है वो एक सेंटर के कारण वैल्यू है, जो कि हो जाएगा R प्लस a का होल स्क्वायर। इसको दे देंगे इक्वेशन नंबर 2। हमें बिंदु P पर रिजल्टेंट फाइंड करना है, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता ज्ञात करनी है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी फाइंड करना है, तो बिंदु P पर परिणामी तीव्रता क्या हो जाएगी, बिंदु P पर परिणामी तीव्रता हो जाएगी E बराबर E1 प्लस E2, परिणामी निकालना है हमें, तो E बराबर E1 का वैल्यू समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 और E2 का वैल्यू रख दीजिए, Q अपॉन ये हो गया R माइनस a का होल स्क्वायर प्लस 1/4πε0 माइनस Q अपॉन R प्लस a का होल स्क्वायर। मैंने समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 और V2 की वैल्यू यहाँ पर पुट की है, समीकरण 1 व समीकरण 2 से E1 व E2 का वैल्यू पुट किया है, मतलब मान रखा है हम लोगों ने, मान रखने पर ये जो इक्वेशन आई है E1 व E2 का वैल्यू पुट करने पर आई है हमारे पास। आगे सॉल्व कर लीजिए इसे, तो E इज इक्वल टू आपको दिख रहा है ऊपर जो टर्म है, ऊपर जो है उसमें से Q कॉमन आ रहा है, नीचे जो है वो 4πε0 कॉमन आ रहा है, दोनों पदों में, दोनों टर्म्स में। बचा क्या, यहाँ बचेगा 1/r माइनस a का होल स्क्वायर, प्लस माइनस हो जाएगा सर माइनस 1 अपॉन बचेगा r प्लस a का होल स्क्वायर। इसको थोड़ा सा आगे जब हम लोग सॉल्व करेंगे तो बहुत इंपॉर्टेंट तरीके से इसे समझना, आगे जो वैल्यूज बची आगे हम कैसे सॉल्व करेंगे, इन दोनों का ले लेंगे एलसीएम, एलसीएम लेंगे, दोनों का स्क्वायर है तो दोनों को हम लोग साथ में सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो जाएगा E इज इक्वल टू ऊपर है Q अपॉन में है 4πε0, सॉल्व कर लीजिए। पूरे में हमें वैल्यू निकालना है तो मैं इसे लिख सकता हूँ कॉम्बिनेशन में r माइनस a, r प्लस a, दोनों का क्या है होल स्क्वायर है, दोनों को मैंने कंबाइन कर लिया, ये जो टर्म्स थी। ऊपर सॉल्व करेंगे तो इसका इधर मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, इसका इधर मल्टीप्लिकेशन, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, तो ये इधर आ जाएगा, मतलब r प्लस a का होल स्क्वायर, बीच में क्या था माइनस r माइनस a का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आगे सॉल्व कर लीजिए सर, इसको आगे सॉल्व करेंगे तो ये तो एज इट इज पोर्शन पूरा यहाँ से वहाँ तक चलेगा, Q 1/4πε0
सॉल्यूशन इसका बनाए तो यहाँ फॉर्मूला लग रहा है a प्लस बी का होल स्क्वायर विच इज a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar। माइनस में इसे सॉल्व करेंगे, चूंकि यहाँ पर माइनस टर्म है तो हम लोग आगे ब्रैकेट शो करेंगे, आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यहाँ माइनस का है तो माइनस 2ar आ जाएगा पूरे के अपॉन में। फॉर्मूला दिख रहा है a प्लस बी ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। ये हम लोगों ने कॉम्बिनेशन में इसको सॉल्व कर दिया। तो E इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। सॉल्व करिए इसको, पहले आप देखिए, पहले माइनस का अंदर मल्टीप्लाई कीजिए तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar, माइनस का अंदर मल्टीप्लाई माइनस आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस माइनस प्लस का 2ar, पूरे के अपॉन में जो टर्म है मेरी वो है आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देखिए कुछ पॉजिटिव टर्म नेगेटिव टर्म को कैंसलाइज कर देगी, आर स्क्वायर प्लस का है माइनस का, ए स्क्वायर प्लस का है माइनस का, ये कैंसिल कर देगी तो बचेगा E इज इक्वल टू Q बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ऊपर क्या बच रहा है 2ar प्लस 2ar, तो ये कितना हो जाएगा 4ar, इन दोनों को मैंने ऐड कर दिया। अपॉन में क्या बच रहा है सर आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब चित्र से एक बात क्लियर है, यहाँ हम दोनों में से एक चीज को हमें लेफ्ट करना है, मतलब कैंसिल करना हटाना है। तो चित्र से एक बात स्पष्ट है, वो क्या चीज है, चित्र से हमें एक चीज क्लियर दिख रही है, चित्र से स्पष्ट है कि क्या स्पष्ट है कि आर जो है वो एक के कंपैरिजन में बहुत बड़ा है। जो चित्र हम लोगों ने बनाया उसमें आर जो है एक के कंपैरिजन में बड़ा है, तब ए स्क्वायर को नगण्य मान लेंगे, मतलब नेग्लिजिबल मान लेंगे। ए स्क्वायर को नगण्य मानने पर तो हमारा जो फॉर्मूला बन जाएगा वो बन जाएगा E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ क्या बचा था बेटा 4ar, अपॉन में क्या था आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर, तो आर स्क्वायर ए स्क्वायर नगण्य हो गया तो आर स्क्वायर का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा। आगे सॉल्व करें, ये हो जाएगा E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4ar अपॉन आर की पावर 4, आर की पावर 4 इससे आर से कैंसिल हो जाएगी, बचेगा क्या E इज इक्वल टू, यहाँ Q अपॉन चल रहा था ये बात ध्यान रखिएगा, Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 4a लिखा हुआ है, इसको मैं 2 इंटू 2 के पोर्शन में ब्रेक करूंगा, या फिर नहीं भी करे तो अभी ये लिख दीजिए 4a अपॉन आर की पावर 3। ऐसा इसलिए क्योंकि हमें पता है, वी नो दैट, हम जानते हैं, क्योंकि द्विध्रुव आघूर्ण के कारण कर रहे हैं तो हम जानते हैं कि P बराबर होता है Q इंटू 2a। अब हमें यहाँ पोर्शन दिख रहा है Q इंटू 2a, यहाँ मैं बना सकता हूँ, कैसे बना सकते हैं, तो ये बनेगा E इज इक्वल टू 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2a लिखा है तो 2 इंटू 2 कर सकता हूँ मैं इसको, 4 को मैंने क्या लिख दिया 2 इंटू 2a कर दिया, अपॉन में क्या है r की पावर 3। तो जो वैल्यू रखेंगे तो ये हो जाएगा 1 बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, Q इंटू 2a लिख देंगे P, तो 2P अपॉन क्या हो जाएगा r क्यूब, न्यूटन अपॉन कूलम। तो ये जो दिया गया उपरोक्त समीकरण जो हम लोग फाइंड करके लाए हैं, यही अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का क्या होता है, व्यंजक होता है। ठीक है, थैंक यू सो मच गाइस।